Hello students, in continuation with previous lecture, interaction of electromagnetic radiations with matter. Next topic is photoelectric effect. तो photoelectric effect क्या है कि जब भी किसी मेटेलिक सरफेस पे एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस फॉल की जाती हैं तो वो मेटेलिक सरफेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करता है। तो इन 1887 हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, हेनरिक हर्ट्ज, जिन्होंने इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था और उन्होंने देखा कि अगर किन्हीं दो चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर पर सुटेबल फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस फॉल की जा रही हैं तो उन चार्ज स्फीयर्स के बीच में स्पार्क रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है। और उन्होंने फर्दर ये भी देखा कि सपोज अगर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि अगर जिंक प्लेट ली जाए जो इनिशियली क्या है, न्यूट्रल है, और अगर इस न्यूट्रल जिंक प्लेट पर यूवी रेडिएशंस फॉल की जाएं तो ये न्यूट्रल जिंक प्लेट क्या हो रही थी, पॉजिटिवली चार्ज हो रही थी। और अगर ये जिंक प्लेट इनिशियली क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और इस नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट पर यूवी रेडिएशंस फॉल की जाएं तो ये नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट रैपिडली अपने नेगेटिव चार्ज को लूज़ कर रही थी। और अगर जिंक प्लेट क्या है, इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और अगर इस पर यूवी रेडिएशंस फॉल की जाएं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। तो यहाँ से ये जो फिनोमिना ऑब्ज़र्व हो रहा है, ये फिनोमिना कंफ्यूजिंग इसलिए था क्योंकि उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। इन 1897 थॉमसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और चार्ज बाय मास रेशो से ये एक्सप्लेन किया था कि जो पार्टिकल्स कैथोड रे ट्यूब में है, मींस इलेक्ट्रॉन्स, वही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है जब एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस किसी मेटल सरफेस पर फॉल की जा रही हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्दर इस फिनोमिना को कम्प्लीटली इस किस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि जब ये क्या था, फिनोमिना ऑब्जर्व हुआ था, तब तक ये माना जाता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनकी नेचर कैसी है, दे पोजेस वेव नेचर, क्योंकि ये क्या शो कर रही हैं, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो जिसके थ्रू ये माना जाता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इनके पास कौन सी नेचर है, वेव नेचर है। बट लेटर ऑन इन 1905 आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो नेचर है, ये कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एनर्जी कैरी कर रही हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, इज़ लाइक अ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इन एनर्जी पैकेट्स को क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इट डजंट अराइव कंटिन्यूसली, रादर इट अराइव्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड दीज पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। और उन्होंने प्लैंक्स थ्योरी के बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। और उनकी इस थ्योरी के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी के लिए, उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो जब उन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला, उससे पहले इन 1905 में उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी दी थी। लेटर ऑन इन 1916 में मिलिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली आइंस्टाइन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था और ये बताया था दैट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं दे पोजेस पार्टिकल नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर किस तरह से एक्सप्लेन करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ये देखने से पहले हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली कैसे और किन किन फैक्टर्स को चेंज करने से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, अगर उनसे हम करंट ऑब्जर्व करें माइक्रो एमीटर में, तो वो करंट की वैल्यू किस किस से अफेक्ट हो रही है। तो यहाँ से देखें, अगर फर्स्ट हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो यहाँ से देखिए इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये जो आउटर ट्यूब है, दिस इज़ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, और इसके अंदर क्या है, दिस इज़ फोटो सेंसिटिव प्लेट एंड दिस सी प्लेट इज़ कलेक्टर प्लेट। और इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के यहाँ पर क्या है, एक क्वार्ट्ज विंडो है जहाँ बाहर सोर्स रखा हुआ है और इस सोर्स से रेडिएशंस इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर फॉल कराई जा रही हैं। और इस कलेक्टर सरफेस के साथ क्या कनेक्ट है, यहाँ
माइक्रो एमीटर कनेक्ट है जो कि करंट की वैल्यू को ऑब्जर्व करेगा, और इसी के पैरेलल में यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। और जो कलेक्टर सरफेस है, इस कलेक्टर सरफेस को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है, और फोटो सेंसिटिव प्लेट को किसके साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पर क्या है, दिस इज़ अ रियोस्टेट, और ये इसकी हेल्प से हम यहाँ इन पी फोटो सेंसिटिव प्लेट और कलेक्टर के बीच का पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस फॉल कराई जा रही हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट पर, तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होकर माइक्रो एमीटर में जाते हैं तो हमें करंट की वैल्यू मिलती है। बट अगर इन रेडिएशंस की इंटेंसिटी इंक्रीज़ की जाए, बट अगर वो इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से लेस है, तब यहाँ करंट ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखते हैं पहले, क्या रिजल्ट्स ऑब्जर्व हुए थे। सो जो फर्स्ट ग्राफ प्लॉट किया गया किसके बीच में, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कि हम क्या कर रहे हैं इस माइक्रो एमीटर में जो इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होगा उसे नोट कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर जो लाइट इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर इंसिडेंट की जा रही है, अगर उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दी जाए, मींस अगर नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन प्लेट पर यूनिट टाइम इंक्रीज़ कर दिए जाएं, तब करंट पर क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ से ऑब्जर्व हुआ कि अगर इंटेंसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ की जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज़ कर रहा है, और हमें क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो ये वेरिएशन क्या शो करी है, दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नेक्स्ट किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया, यहाँ से देखिए हमने क्या किया हुआ है, बैटरी लगाई है, और यहाँ ये एक पर्टिकुलर पोटेंशियल यहाँ अप्लाई किया हुआ है। अगर इस पोटेंशियल को चेंज करें तो किस तरह से करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो ये क्या है कि कलेक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, और फोटो सेंसिटिव प्लेट की बाइसिंग किसके साथ है, नेगेटिव के साथ। तो आप यहाँ से देखें, फर्स्ट आप पॉजिटिव रीजन में देखें कि जब पोटेंशियल क्या है, 0 से अबव, और पॉजिटिव पोटेंशियल है किस पर, कलेक्टर प्लेट पर। तो अगर पोटेंशियल इंक्रीज़ करते जाएं और एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की रेडिएशंस फॉल की जाएं, तो पोटेंशियल इंक्रीज़ करने से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, बट ये इंक्रीज़ एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही है, और उसके बाद क्या आ जाता है, सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, और ये क्या शो कर रहा है, सेचुरेशन करंट फॉर दिस पर्टिकुलर इंटेंसिटी एंड फॉर अ पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस। अगर इसके बाद इंसिडेंट रेडिएशंस की अगर इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दी जाए, तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ होने से यहाँ से देखिए कि अगर हम यहाँ ज़ीरो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तब भी करंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, और जब इंटेंसिटी इंक्रीज़ की जा रही है तो यहाँ से ये वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। फर्दर इस I2 इंटेंसिटी के लिए, मींस इंक्रीज्ड इंटेंसिटी के लिए, अगर पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल इंक्रीज़ किया जाए तो यहाँ भी क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज़ हो रहा है, बट अप टू अ सेचुरेशन पॉइंट। तो यहाँ से इसका सेचुरेशन और I2 का सेचुरेशन और I1 के सेचुरेशन में डिफरेंस है। बट अगर यहाँ से देखिए कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल अप्लाई किया जाए, इसका क्या मतलब है, देखिए इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या किया हुआ है, फोटो सेंसिटिव प्लेट की बाइसिंग नेगेटिव है, बट अगर बैटरी के टर्मिनल को रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स करने का मतलब आप देखिए यहाँ कि अगर कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और फोटो सेंसिटिव प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, तो उस केस में क्या होगा कि ये कलेक्टर पर अगर यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल था, तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, बट अगर ये बाइसिंग को रिवर्स कर दिया जाए तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस मेटल सरफेस पर से रिपेल होंगे और यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। बट जिन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और ये पोटेंशियल क्या है, इतना नहीं है कि वो उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को रोक पाए, तो वो क्या करेंगे, इस कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे और हमें करंट की वैल्यू मिलेगी। बट जैसे जैसे हम इस नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते जाएंगे, कलेक्टर प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचेंगे और हमें माइक्रो एमीटर में करंट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखिए कि जब भी
क्या करते हैं हम, अपोजिट पोटेंशियल मींस, और जब हम बैटरी रिवर्स कर देते हैं तो इस केस में क्या है कि पोटेंशियल नेगेटिव अप्लाई किया जा रहा है, मींस कि अब कलेक्टर प्लेट के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच है। तो उस केस में क्या होगा, जो करंट की वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से आप ऑब्जर्व कीजिए कि अगर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो करंट की वैल्यू इंस्टेंटेनियस ज़ीरो नहीं होती। जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज होता है धीरे धीरे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद माइक्रो एमीटर में करंट की वैल्यू ज़ीरो शो करता है। ये पर्टिकुलर जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है नेगेटिव पोटेंशियल, इसे क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कि अगर किसी फोटो सेंसिटिव प्लेट मींस किसी मेटेलिक सरफेस पे एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की रेडिएशंस अगर फॉल कराई जा रही हैं तो उस इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है। बट अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी जाए तो क्या होगा कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से सेचुरेशन पॉइंट डिफरेंट हो रहा है, बट अगर हम इसी के कोरस्पॉन्डिंग रिटार्डिंग पोटेंशियल देखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल देखें, तो इन सभी इंटेंसिटीज़ के लिए मींस यहाँ क्या है, I3 इज़ ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज़ ग्रेटर देन I1। तो इन इंटेंसिटी के लिए सभी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है कि जितना अपोजिट पोटेंशियल हमें इस इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग लगाना पड़ रहा था ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर सरफेस पर ना पहुँचे, उतना ही अपोजिट पोटेंशियल हमें इंक्रीज्ड इंसिडेंट इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग लगाना पड़ रहा है। तो ये ऑब्जर्व किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से। इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पर क्या है पोटेंशियल और वाई एक्सिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। बट यहाँ पर क्या किया था, हमने इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को चेंज किया था, और यहाँ किसे चेंज किया है, इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया है। तो जब फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया तो ये ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ ग्राफ में देखिए कि अगर हमने 3 फ्रीक्वेंसीज़ की रेडिएशंस कंसीडर की हैं, μ1, μ2 एंड μ3, जहाँ μ3 फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन μ2 एंड μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज़ करती हैं, अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल साइड देखें तो तीनों फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग सेचुरेशन करंट सेम है। बट अगर हम रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करें तो इस रिटार्डिंग पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो कलेक्टर सरफेस पे पहुंच रहे हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएंगे और हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा जहां पर करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। बट अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दें तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है ये भी इंक्रीज़ हो रही थी, जबकि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज़ करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम थी। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग था कि क्यों इंटेंसिटी पर्टिकुलर इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने पर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, जबकि पहले क्लासिकल थ्योरी के थ्रू ये माना जाता था कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज़ की जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं सरफेस से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ और जिसे फर्दर आइंस्टाइन थ्योरी ने इन्हें एक्सप्लेन किया था इन रिजल्ट्स को। इसी के साथ जो नेक्स्ट वेरिएशन ली गई वो किसके बीच में है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है, यहाँ से हमने देखा फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है कि जितनी ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट कराएंगे उतने ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक सरफेस से एमिट होंगे, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की उतना ही हमें रिटार्डिंग पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल, ताकि माइक्रो एमीटर में करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ से उन्होंने किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, और ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जा रही है तो अगर ये फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से लेस है तो यहाँ कोई भी
वैल्यू कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा, बट जैसे ही फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट फ्रिक्वेंसी को क्रॉस कर रही है उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, और उस करंट की वैल्यू को ज़ीरो करने के लिए हम अपोजिट में उतना ही पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि जैसे ही ये म्यू नॉट फ्रिक्वेंसी को क्रॉस करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी लीनियरली इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ ये जो म्यू नॉट है, दिस म्यू नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट सरफेस। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए गए फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना में, और इन रिजल्ट्स को आइंस्टाइन ने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज क्या हैं, आई विल रिपीट ऑल दीज लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर हमें क्या करना है, किसी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन करना है तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस फॉल करानी होंगी। तो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस जो मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी फ्रिक्वेंसी की, दैट फ्रिक्वेंसी इज़ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। और अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से लेस है, मिनिमम है, तो उस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन मेटेलिक सरफेस से नहीं होगा। नेक्स्ट क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इंक्रीज की से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस फॉल की जाती हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक सरफेस से क्या होते हैं, एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट किए जा रहे हैं। मीन्स अगर इंटेंसिटी की अगर हम मेटेलिक सरफेस पे जिस इंटेंसिटी की रेडिएशंस फॉल कर रहे हैं अगर उस इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे थे पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम अगर ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स मेटल सरफेस पे फॉल हो रहे हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस मेटेलिक सरफेस से एमिट भी हो रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये देखा कि पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की जब रेडिएशंस क्या कर रही हैं मेटेलिक सरफेस पर फॉल हो रही हैं तो उस जितनी ज़्यादा पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस फॉल हो रही हैं एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बाद फॉर पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस, तो इस थ्रेशोल्ड के बाद जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। और ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। बट ये किस पे डिपेंड कर रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन फॉल होती हैं तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो हमें उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर सरफेस पर पहुंच रहे हैं वो क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं। इसी के साथ उन्होंने देखा कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस है ये इंस्टेंटेनियस है, कि जैसे ही एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस इस पे फॉल होती हैं उसी के साथ ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन भी हो जाता है। और ये टाइम बहुत ही स्मॉल था, दिस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁹ सेकेंड। तो ये जितने भी रिजल्ट्स ऑब्जर्व हुए वेव थ्योरी इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि अगर हम पर्टिकुलर रेडिएशन की जो मेटल सरफेस पे फॉल करा रहे हैं अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या होना चाहिए, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना चाहिए। बट अगर हाई इंटेंसिटी बट लो फ्रिक्वेंसी मीन्स अगर फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से भी लेस है और अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं हो रहा था। और अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ही फॉल कराई जा रही थी तो उस केस में ही फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने पर ही थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से इंक्रीज करने पर ही फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा था। तो वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी के। और वो ये भी नहीं बता पाई कि ये काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिस काइनेटिक एनर्जी से एमिट हो रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट किस तरह से है। और वो वेव थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो प्रोसेस है ये एमिशन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस किस तरह से है, कि जैसे ही रेडिएशंस मेटल सरफेस पर फॉल होती हैं किसका एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है।
तो जितने भी ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑब्जर्व किए गए, इसे आइंस्टाइन ने इन 1905 इसे एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी देके, और उन्होंने किस बेसिस पे इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया था, उन्होंने प्लैंक्स थ्योरी के बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो और इन जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, कांस्टेंट h, दिस इज Planck's constant and its value is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 with unit जूल सेकेंड। आप यहाँ से देखें, अगर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो आइंस्टाइन ने इसी के बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और ये बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा फिनोमिना है कि जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पार्टिकल नेचर शो कर रही हैं, और रेडिएशंस के पास जो एनर्जी है इट अराइव्स एज ए बंडल और पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इन पैकेट्स को क्या बोला गया, फोटोन्स। ये क्या है, फोटोन्स हैं कि जो क्या कर रहे हैं, मेटेलिक सरफेस से इंटरेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर रहे हैं। तो उन्होंने किस तरह से इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस फॉल की जाएं कि जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, म्यू है, और ये इनकी एनर्जी कितनी होगी, एच नहीं होगी, तो इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी किस तरह से यूज़ हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से इजेक्ट करने के लिए। मींस जो रेडिएशंस फॉल की गई हैं उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से रिमूव करने में यूज़ हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर मेटल। और जो रेस्ट एनर्जी रह जाती है वो क्या है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। कि आप यहाँ से देखिए कि सपोज ये शो किया हुआ है कि एक हमने कोई मैटर कंसिडर किया जिसमें ये एटम प्रेजेंट है, दिस इज़ न्यूक्लियस, और ये क्या है, ऑर्बिट शो किए हुए हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जब इंसिडेंट रेडिएशन इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव पुल से बाहर निकालने के लिए एनर्जी यूज़ होती है, और वो पार्ट ऑफ एनर्जी क्या है, दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। तो कुछ एनर्जी उसको इस पॉजिटिव पुल से बाहर निकालने में यूज़ हो जाती है, और जितनी रेस्ट एनर्जी बचती है इस फोटोन की वो कैसे अपीयर होती है, एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एमिटेड इलेक्ट्रॉन। और इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, मैटर क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। तो आप यहाँ से देखें आइंस्टाइन ने कैसे इसे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर जो एनर्जी इंसिडेंट कराई गई है मेटल सरफेस पे, उसमें W नोट क्या है, W नोट इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटेलिक सरफेस। और ये वर्क फंक्शन मेटल टू मेटल वेरी करता है कि आपने कौन सा मेटेलिक सरफेस कंसीडर किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन भी चेंज हो जाता है। तो जिन मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, अगर हम सपोज पर्टिकुलर न्यू फ्रिक्वेंसी की ही रेडिएशंस फॉल कराएं, तो जिन मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उनसे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी लेस होगी। और अगर सेम फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस ऐसे मेटल सरफेस पे फॉल कराई जाएं कि जिसका वर्क फंक्शन लेस है, तो उससे एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर। तो जितना ये क्या हो रहा है कि जितनी भी ये एनर्जी इंसिडेंट कराई जा रही है, दिस इज़ बीइंग शेयर्ड बिटवीन वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट से निकालने में यूज़ हो रही है, और जितनी रेस्ट एनर्जी है दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से आप देखें ये वर्क फंक्शन क्या होगा कि जब एक पर्टिकुलर सुटेबल फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस फॉल की जाती हैं, म्यू नोट, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो ये वैल्यू क्या है, एनर्जी की वैल्यू, दैट इज़ एच न्यू नोट। की न्यू नोट यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच न्यू नोट प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप इसे रीअरेंज करें, अगर एच न्यू नोट को यहाँ ले आएँ तो म्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखिए कि
आइंस्टाइन ने कैसे इस इक्वेशन के थ्रू इन सभी रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया। यहाँ पर क्या है, न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, म्यू नॉट इज़ द वर्क फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस, और जब ये रेडिएशंस फॉल की जाए तो इतनी काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स उस सरफेस से एमिट होंगे। तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया कि सपोज अगर हम म्यू नोट से लेस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस फॉल कराएं तो इस इक्वेशन से क्या ऑब्जर्व होगा कि ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना तभी पॉसिबल है जब एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस उसके ऊपर फॉल कराई जा रही हैं। और नेक्स्ट उन्होंने बताया इस इक्वेशन के थ्रू कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एमिट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। आप इस आइंस्टाइन इक्वेशन में देखें, यहाँ टर्म किसकी है, फ्रिक्वेंसीज की टर्म है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी की टर्म नहीं है। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम पे इजेक्ट हो रहे हैं, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। और उन्होंने बताया कि जो फिनोमिना है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, क्योंकि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, फोटोन्स की पार्टिकल नेचर को कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे ही फोटोन्स मेटल सरफेस पे फॉल होते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इंस्टेंटेनियसली किसका एमिशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन करते हैं। तो आइंस्टाइन ने अपनी इस इक्वेशंस के थ्रू क्या किया, थ्योरी के थ्रू ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है, और ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, जब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबव की रेडिएशंस उस मेटल सरफेस पे फॉल कराई जा रही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसके बाद जब आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी 1905, तो साइंटिस्ट थे मिलिकन, जिन्होंने 1916 में एक्सपेरिमेंटली इनके रिज़ल्ट को प्रूव किया था। उन्होंने किस तरह से इस एक्सपेरिमेंटली इसे क्या किया, प्रूव किया। आप ये देखिए, हमने ये सेटअप देखे थे यहाँ कि जब फोटोसेंसिटिव प्लेट को बाइसिंग नेगेटिव की जाती है और कलेक्टर की पॉजिटिव की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट अगर रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई किया जाए और बैटरी को रिवर्स कर दें, तो उस केस में क्या है कि रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होगा, कोई भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर सरफेस पर नहीं पहुंचेगा और करंट की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर भी देखा था कि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हो रहा है। आप इसे आइंस्टाइन इक्वेशन के थ्रू देखें। आइंस्टाइन ने कैसे बताया कि जैसे जैसे क्या करेंगे, हम रिटार्डिंग पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेंगे, तो रिटार्डिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ होने से माइक्रो एमीटर में करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो जब सुटेबल फ्रिक्वेंसी से अबव की रेडिएशंस फॉल की जाती हैं, तो जितना भी इनके बीच में डिफरेंस है, ये किसके इक्वल आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो ये सपोज मैक्सिमम एमिटेड काइनेटिक एनर्जी है ये, तो इस मैक्सिमम एमिटेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की के पास इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो इसे रोकने के लिए कितना रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा ताकि माइक्रो एमीटर में करंट की वैल्यू जीरो हो जाए। तो उन्होंने इस तरह से सेटअप किया कि हमने क्या किया है, पोटेंशियल वी नोट अप्लाई किया है कि वो इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप कर दे। तो इस पोटेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, ई वी नोट। तो जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने में पोटेंशियल लगेगा, तो इसको अगर हम इक्वेट करें, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई वी नोट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, जब हम यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग रिटार्डिंग पोटेंशियल देखें, तो यहाँ से एच न्यू माइनस न्यू नॉट विल बी इक्वल टू ई वी नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो इट मीन्स ई
वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। आप पोटेंशियल चेंज कर रहे हैं तो इसे वी नोट की बजाय वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगी इक्वेशन, अगर हम इसे रीअरेंज करें तो यहाँ से जो ये पोटेंशियल है दिस विल बी इक्वल टू एच ओवर में ई फ्रीक्वेंसी माइनस एच ओवर में ई म्यू नोट। आप इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन किसके इक्वल है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बराबर, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था तब ये ग्राफ में भी क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो यहाँ से ये जो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है, ये एंगल अगर हम देखें तो ये एंगल क्या है, थीटा एंगल है। और इस स्ट्रेट लाइन की अगर हम स्लोप देखें, स्लोप किसके इक्वल होगी, यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो m क्या होगा यहाँ पे h ओवर में e, तो स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी, स्लोप विल बी इक्वल टू h ओवर में e। और स्लोप किसके इक्वल होती है, टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो हम एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ प्लॉट करके क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। और अगर हम ये स्लोप निकाल के यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो ये e टेंजेंट थीटा के इक्वल आएगी और यहाँ से हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर जो मिलिकन साइंटिस्ट ने जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया कि जिसमें रिटार्डिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के बीच में, फ्रिक्वेंसी एंड रिटार्डिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट करके अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालें और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ऑब्जर्व की गई उन्हें कंपेयर करें तो वो क्या थी, इक्वल आ रही थी, जो कि ये प्रूव करती हैं कि ये क्या है, आइंस्टाइन की थ्योरी क्या है, करेक्ट थ्योरी है। तो उन्होंने इस तरह से मिलिकन ने इस आइंस्टाइन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया। आप यहाँ से देखें कि हमने क्या देखा कि फ्रिक्वेंसी के साथ क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अगर हम मेटल सरफेस को चेंज कर दें, आप इस ग्राफ में देखिए, ये सपोज यहाँ क्या शो किया हुआ है कि एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर रिटार्डिंग पोटेंशियल है। तो अगर मेटल सरफेस चेंज कर दें, जैसे कि फर्स्ट क्या है, दिस इज सिल्वर, देन लिथियम और फिर सीजियम, तो यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व हो रही है इसकी स्लोप चेंज हो जाती है। अगर स्लोप चेंज हो रही है और इसे अगर पीछे इसका इंटरसेप्ट निकाला जाए y एक्सिस पर, तो ये इंटरसेप्ट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। आप ये देखें कि इससे हम कैसे वर्क फंक्शन कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। आप देखिए कि अगर सपोज यहाँ x एक्सिस पर देखें, किस पे, इस पॉइंट पर, तो यहाँ y की वैल्यू 0 है। यहाँ x एक्सिस पर आप देखिए इस इक्वेशन के थ्रू कि किसकी, पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। यहाँ से अगर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमें क्या मिल रही है, ये एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी। ये क्या शो कर रही है कि इतनी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी रिक्वायर होगी कि अगर इससे लेस की फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट की जाए तो कोई इलेक्ट्रॉन का एमिशन मेटेलिक सरफेस से नहीं होगा। आप इसी तरह y एक्सिस पर देखें, अगर हम ये पॉइंट देखें तो इस पॉइंट पर क्या है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 है, बट पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा। आप इक्वेशन में देखिए कि अगर यहाँ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 कर दी जाए तो पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, एच ई म्यू नोट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से एच म्यू नोट, अगर ई को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एच म्यू नोट क्या बता रहा है, दिस इज़ द वर्क फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर मेटल, कि इट मीन्स कि ये क्या है, यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, इसका वर्क फंक्शन। तो इट मीन्स सिल्वर के केस में वर्क फंक्शन ज़्यादा है कंपेरेटिव टू लिथियम एंड देन सीजियम। तो जैसे जैसे हम मेटेलिक सरफेस भी चेंज करते हैं तो इस स्ट्रेट लाइन की क्या हो रही है, स्लोप चेंज हो रही है। तो इस तरह से मिलिकन साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी थी, किन्होंने, आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी, उन्होंने इस आइंस्टाइन थ्योरी को किस तरह से एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया कि उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो यहाँ से ये ऑब्जर्व हुआ कि जब भी किसी मेटेलिक सरफेस पे, किसी पर्टिकुलर मेटेलिक सरफेस के वर्क फंक्शन से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस फॉल की जाती हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। और आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, इट मीन्स वो फोटोन कम्प्लीटली वो मेटल सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम क्या स्टडी करना चाहते हैं, हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, इन न्यूक्लियर रेडिएशंस को किस तरह से मैटर में किस तरह से एब्जॉर्ब हों, उन्हें किस तरह से रोका जा सके। तो हमें कोई ऐसा मैटर चूज़ करना है जिसके थ्रू क्या हो, जो एक्स रेज और गामा रेज हम
देखिए ये एक्स रेज और गामा रेज कम्प्लीटली मैटर के साथ इंटरेक्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाएं। तो यहाँ से देखें कि ये हाई एनर्जी रेडिएशंस मीन्स एक्स रेज या गामा रेज जब मेटल के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो हम कौन सा ऐसा मटेरियल या कितनी उस मैटर की थिकनेस कंसीडर करें ताकि ये रेडिएशंस कम्प्लीटली उस मैटर में क्या हो जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं। तो यहाँ से देखिए, इसे देखने के लिए हम देखते हैं कि किसी भी मैटर सरफेस का कितना एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना के थ्रू उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले। तो ये देखा गया कि अगर म्यू क्या है, म्यू इज़ द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो ये लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल था, z की पावर 5 ओवर में h न्यू रेज टू पावर 7/2। यहाँ z क्या है, z इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एब्जॉर्बर, कि हमने कौन सा मैटर कंसीडर किया है जिसके ऊपर ये रेडिएशंस एक्स रेज या गामा रेज, जो भी आप रेडिएशंस हाई एनर्जी रेडिएशंस फॉल करा रहे हैं किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या किसी भी इंटेंसिटी की रेडिएशंस फॉल करा रहे हैं, तो किस तरह से ये रेडिएशंस जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करें तो वहाँ कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि ये रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू इस मैटर में एब्जॉर्ब होंगी। तो यहाँ z क्या है, z इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस मटेरियल एंड h न्यू इज़ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। और म्यू क्या है, म्यू इज़ द म्यू क्या बताता है, किसी मीन्स ये क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बताता है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से हमें क्या पता लगता है कि जब किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस मैटर पर फॉल कराई जाती हैं तो ये कितनी दूर तक इस मैटर में पेनिट्रेट कर सकती हैं। मींस अगर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में के थ्रू किसी फोटोन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो ये कम पेनिट्रेट करेगा इस पर्टिकुलर मटेरियल में। तो आप यहाँ से देखें कि क्या ऑब्जर्व हुआ कि पर यूनिट लेंथ थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक मोड कोई इंसिडेंट फोटोन किस तरह से मैटर सरफेस में एब्जॉर्ब होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितना हमने एटॉमिक नंबर मींस कौन सा मैटर चूज़ किया है उसका कितना एटॉमिक नंबर है और कितनी एनर्जी की रेडिएशंस इसकी मैटर पे फॉल की गई हैं। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बट जैसे जैसे हम एनर्जी इंक्रीज़ करते जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ होने से इन रेडिएशंस मींस इन फोटोन्स का एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब हमने इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में इंट्रोडक्शन उसकी डिस्कस की थी तो हमने ये देखा था कि फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू भी एब्जॉर्ब हो सकता है, कॉम्पटन स्कैटरिंग भी कर सकता है और पेयर प्रोडक्शन भी कर सकता है। बट कौन सा फिनोमिना डोमिनेटिंग होगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा मटेरियल चूज़ किया है और कितनी एनर्जी की रेडिएशन इस मटेरियल पे इंसिडेंट कराई गई है। तो यहाँ से ये जो म्यू है ये क्या बता रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो इंसिडेंट फोटोन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू उस मैटर सरफेस में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ से ऑब्जर्व किया गया कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है उतनी ही प्रोबेबिलिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की ज़्यादा होगी। बट अगर कोरस्पॉन्डिंगली एनर्जी भी इंक्रीज करते जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना होने की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होगी। आप इसको इस डेटा के साथ कंपेयर करें कि सपोज अगर हम हैवी मटेरियल कंसीडर करें मींस अगर लेड कंसीडर करें और एक तरफ एल्युमिनियम कंसीडर करें तो एल्युमिनियम क्या करता है, अगर इस पे 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के फोटोन इंसिडेंट किए जाएं तो ये क्या करते हैं, उन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना करता है। और अगर लेड पर 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी फॉल की जाए तब ये क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना क्या करता है, शो करता है। अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी। बट अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग हम Z को भी इंक्रीज कर दें, अगर एनर्जी इंक्रीज की है तो यहाँ पर लेड के केस में एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो जब हम गामा रेडिएशंस या एक्स रे रेडिएशंस की बात करते हैं तो वो क्या है, उनकी एनर्जी इन्हीं रेंज में है, बहुत हाई एनर्जी के फोटोन्स हैं। तो इसीलिए हम लेड मटेरियल चूज़ करते हैं ताकि वो क्या हो, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएं उस मैटर में। और
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस मोड में क्या होता है कि जब भी ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो फोटॉन्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम कॉम्पटन स्कैटरिंग देखें तो कॉम्पटन स्कैटरिंग में हमें स्कैटर्ड फोटोन विद लेस एनर्जी भी मिलता है और इलेक्ट्रॉन भी मिलता है। तो यहाँ से लेड चूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि लेड के केस में क्या होगा, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो कोरस्पॉन्डिंगली अगर एनर्जी इंक्रीज भी की जाए तब भी ये एफिशिएंट होगा फोटोन को एब्जॉर्ब करने में। और डोमिनेंट फिनोमिना कौन सा शो करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो आप यहाँ से देखिए ये ग्राफ, फर्स्ट हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं तो तो हम सिर्फ इसी के वेरिएशन को देखते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। हम हाई एनर्जी फोटोन्स की बात कर रहे हैं, एक्स रेज या गामा रेज, तो जिनकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में होगी। तो वाई एक्सिस पर क्या लिया गया है, एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर मतलब कि आपने कौन सा मैटर कंसीडर किया और इसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो अगर वाई एक्सिस पर एटॉमिक नंबर लिया जाए तो जैसे जैसे फोटोन की एनर्जी इंक्रीज करती है तो और कोरस्पॉन्डिंगली अगर फोटो जो एब्जॉर्बर कंसीडर किया है, जो मैटर कंसीडर किया है, वो मैटर का एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करे तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू फोटोन के एब्जॉर्ब होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डोमिनेट करती है। इसी के साथ आप ये ग्राफ देखिए, ये सेकंड ग्राफ किसके बीच में है, एक्स एक्सिस पर फोटोन की एनर्जी है और वाई एक्सिस पर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। आई विल रिपीट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है, इट इज़ एबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर मैटर कि पर सेंटीमीटर वो फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू हो सकती है, कॉम्पटन स्कैटरिंग के थ्रू भी हो सकती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू भी हो सकती है, पेयर प्रोडक्शन के थ्रू भी हो सकती है। बट कौन सी प्रोबेबिलिटी डोमिनेटिंग होगी ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमने कितने एटॉमिक नंबर का मैटर कंसीडर किया है और कितनी एनर्जी का फोटोन उस मैटर मटेरियल पर इंसिडेंट कराया गया है। तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस की वेरिएशन देखते हैं हम पहले। तो एक्स एक्सिस पर क्या है, इंसिडेंट रेडिएशंस, यहाँ क्या कि इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी शो की हुई है और वाई एक्सिस पर जो मटेरियल चूज़ किया है उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट लिया गया है। तो यहाँ से देखिए जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और ये जो ग्राफ प्लॉट किया है ये किसके लिए है, लेड के लिए प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ से देखिए जैसे जैसे फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो रही है कोरस्पॉन्डिंगली फोटोन के एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ से देखिए कि जब ये एनर्जी 1.1 को क्रॉस कर जाती है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्रॉस कर जाती है, तो ये प्रोबेबिलिटी फोटोन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी रैपिडली क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। कि यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन डोमिनेट करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। तो ये ग्राफ किसके बीच में है, फोटोन की एनर्जी और इस तरफ क्या है, मटेरियल जो चूज़ किया गया है उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। और हमने कौन सा मटेरियल के लिए ग्राफ प्लॉट किया है, लेड के लिए। तो लेड के लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो जैसे जैसे यहाँ फोटोन की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उस फोटोन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू मटेरियल में एब्जॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज होती जाएगी। आप फिर से देख लीजिए कि ये जो सेकंड ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसके बीच में है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और जो मटेरियल चूज़ किया गया है उसके एटॉमिक नंबर के बीच में। और जो ये ग्राफ शो किया हुआ है, दिस इज़ बिटवीन फोटोन एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और मटेरियल के एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बीच में। और ये किसके लिए शो किया है, लेड्स के लिए। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो शो करते हैं कि हम किस तरह से हाई एनर्जी रेडिएशंस को किसी मटेरियल में क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर का मटेरियल चूज़ करके उसको मैटर में एब्जॉर्ब करा सकते हैं। और जो एब्जॉर्प्शन होगी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू डोमिनेटिंग होगी कि जब हम किस तरह से चूज़ करें एटॉमिक नंबर को, कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। मींस हैवी मेटल के केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या करती है, डोमिनेट करती है, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।